हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी। तो इसको बैटल कहना तो वैसे ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये षड्यंत्र था। बैटल तो बहुत कम ही था ये, फिर भी। तो इसको 3 स्टेजेस में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम बैकग्राउंड, फिर देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या थे और इसमें हुआ क्या था, और फिर फाइनली देख लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या था। ब्रिटिश सत्ता के विस्तार का आरंभ जो है प्लासी के बैटल से ही हुआ था। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई थी, जिसका लाभ उठाते हुए जो छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक कहना शुरू कर दिया था। उसी में एक थे बंगाल के नवाब अलवर्दी खान। तो 1740 ईस्वी में उन्होंने खुद को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया था। और फिर हुआ ये कि 1756 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने जीवन काल में ही उन्होंने सिराजुद्दौला, जो कि उनकी छोटी पुत्री का सबसे छोटी पुत्री का बेटा था, उसको नवाब मतलब अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था अपने जीवन काल में ही, क्योंकि उनका खुद का कोई बेटा बेटा था नहीं। तो जैसा आपको पता ही है कि हर स्टोरी में होता है कि जैसे ही कोई राजा बनता है, नवाब बनता है, तो षड्यंत्र होने लगते हैं, 2-4 विरोधी खड़े हो जाते हैं। वैसा ही इनके साथ भी था कि, और उसमें मोस्टली कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ आसपास वाले ही होते हैं। तो वैसा ही सिराजुद्दौला के साथ भी था। उसकी मौसी और उसके कुछ रिश्तेदार उसके विरोध में थे। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था वो था मीर जाफ़र, जो कि इनका सेनापति था। तो ये सब इनके विरोध में थे। तो ये सब तो चलता रहा। फिर दूसरी तरफ, जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इनका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ था। अब ये तो हमारा बैकग्राउंड था। अब हम देखते हैं कि इस बैटल जो कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, इसके कॉजेज़ क्या थे, बैटल ऑफ प्लासी के कॉजेज़ क्या थे। तो मेन कॉजेज़ देखते हैं। सबसे पहले ये था, तो जो नवाब अलवर्दी खां थे वो अंग्रेज़ों को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने देते थे। और वैसे ही नीति जो है सिराजुद्दौला की थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ उन्हें पसंद नहीं करते थे। अब हुआ ये कि जब सिराजुद्दौला नवाब बने, तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि जिस एरिया में हम बिज़नेस करने गए हैं वहाँ कोई नया नवाब बनता है तो उनको गिफ्ट देना, नजराना देना, या बधाई पत्र आमतौर पे इस तरह का कुछ देना होता है, जो कि एक फॉर्मेलिटी है। तो वो अंग्रेज़ों ने उन्हें दिया नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ अलवर्दी खां भी सख्त थे और वैसे ही इनकी भी नीति थी, सिराजुद्दौला की भी नीति थी। तो वो नजराना उन्हें दिया नहीं गया था, जो कि उनके लिए अपमानजनक था। तो दूसरा कॉज ये था कि सम्राट के जो नवाब के विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहे थे उनको ये पनाह दे रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। और इसके अलावा नवाब ने इन्हें किलेबंदी को रोकने के लिए कहा, अंग्रेज़ों को इंस्ट्रक्शंस दिए किलेबंदी को रोकने के लिए, जो कि अंग्रेज़ों ने अनसुना कर दिया। तो इन सब से आहत होकर, अपमानित महसूस करने के बाद नवाब ने कासिम बाजार पे अटैक कर दिया, उसे कैप्चर किया। उसके बाद कलकत्ता में सेंट फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया। और कैप्चर करने के बाद, कलकत्ता वगैरह को कैप्चर करने के बाद, उन्होंने मानिक चंद्र नाम के एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी देकर, और वो खुद वहाँ से मुर्शिदाबाद निकल लिए। अब हुआ ये कि मुर्शिदाबाद वो चले गए, और इधर ये एक इसी दौरान एक काल कोठरी की घटना हुई थी, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 146 अंग्रेज़ों को 18/14 के एक कमरे में बंद कर दिया गया, 146 अंग्रेज़ों को, जिसमें अगले दिन तक सिर्फ 26 लोग ही बचे थे। तो इसी घटना को काल कोठरी की घटना कहते हैं। हालांकि इस घटना के बारे में काफ़ी विवाद है, काफ़ी इतिहासकार इसे काल्पनिक मानते हैं, और संभावना भी यही है कि काल्पनिक ही होगी। उसका कारण यह है कि देखिए, जो फ्रांसीसी डॉक्यूमेंट है, जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है, और जो फारसी डॉक्यूमेंट है, इन सब में काफ़ी भिन्नता है। और इन सब में काफ़ी भिन्नता से ये पता चलता है कि ये घटना जो है ये काल्पनिक है। और दूसरा, वैसे भी आप देखिए, 18/14 के कोठरी में 146 लोगों को बंद नहीं किया जा सकता है। जनरली होता यह है कि अपने सिपाहियों को तलवार वगैरह चलवानी हो, मतलब इफ़िशिएंटली, मतलब थोड़ा चार्ज करना हो, एक्साइटेड करना हो, तो उसके लिए इस तरह की कथाएं गढ़ दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों ने अपने सिपाहियों को चार्ज करने के लिए सिराजुद्दौला के खिलाफ इस तरह की कथा गढ़ी होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं दिखता कि 146 लोगों को 18/14 के कमरे में बंद कर दिया जाए। खैर, फिर जब ऐसा ये इस घटना की खबर जब वहाँ पहुँची, मद्रास पहुँची, तो वहाँ से क्लाइव जो है अटैक करने के लिए नवाब पे वहाँ मद्रास से निकले। और उन्होंने सबसे पहले जो मानिक चंद, जिनको कलकत्ता पे अटैक करने के बाद सिराजुद्दौला ने उसकी जिम्मेवारी मानिक चंद को दे दी थी, उन्होंने मानिक चंद से सेटिंग वगैरह करके अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को ले लिया।
फिर जो कलकत्ता को लेने के बाद उन्होंने हुगली के पे अटैक किया और हुगली को भी ले लिया। अब उससे हुआ ये क्या, और देखिए नवाब के काफ़ी कर्मचारियों को और दरबारियों को वो अंग्रेज़ घूस वगैरह देके खुद में अपनी तरफ मिला चुके थे। तो और जैसा कि आपको पता ही है कि नवाब का जो सेनापति था मीर जाफ़र, जो इनके नवाब बनने के विरुद्ध था, वो भी अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। अब हुआ ये कि कलकत्ता और हुगली पे कैप्चर कर लेने के बाद क्लाइव की स्थिति हो गई मजबूत और नवाब की स्थिति हो गई कमज़ोर। तो उसमें क्या है कि मजबूरी में नवाब को क्लाइव से संधि करनी पड़ी, जिसको बहुत ही अपमानजनक संधि माना जाता है। 9 फरवरी 1757 को ये संधि हुई थी। इस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। अब अलीनगर की संधि के अनुसार जो कुछ भी कैप्चर किया था, जो कुछ भी छीना था नवाब ने, वो सब अंग्रेज़ों को वापस लौटाना था। मुग़ल सत्ता से जो छूट मिली थी इन्हें अंग्रेज़ों को, वो सब नवाब को वापस लौटाने थे। इसके अलावा हर्जाना भी देना था, जो कि सम्मान के मतलब काफ़ी अपमानजनक था नवाब के लिए। तो फिर इतने से भी अंग्रेज़ संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने अलीनगर की संधि में को भंग करने का आरोप लगाया सिराजुद्दौला पे और वापस इन पे अटैक किया। ज़्यादातर को तो षड्यंत्र करके वो और घूस वगैरह देके उनके दरबारियों को अपने अंदर मिला ही चुके थे। तो अंग्रेज़ों ने अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगा के सिराजुद्दौला पे अटैक किया और इधर से सिराजुद्दौला भी निकले, बट इनके तरफ सेना बहुत कम थी। ज़्यादातर तो उनके तरफ मिल चुके थे और इनका जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो भी धोखा दे चुका था। तो अंत में हुआ ये कि सिराजुद्दौला बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद भी सिपाही वगैरह कम होने के कारण और ज़्यादातर लोग उधर मिले होने के कारण, अंग्रेज़ों से मिले होने के कारण इनकी हार हो गई। अंत में वो जान बचा कर भागे, लेकिन जो मीर जाफ़र का बेटा था उसने सिराजुद्दौला को पकड़कर मुर्शिदाबाद के पास उनकी हत्या करवा दी। तो इस तरह से अलवर्दी खां का जो है वो वंश समाप्त हो गया और मीर जाफ़र जो है वो गद्दी पे बैठ गए। तो यही था हमारा प्लासी का बैटल। और इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ क्या था कि मीर जाफ़र जो गद्दी पे बैठे थे वो अंग्रेज़ों के कठपुतली थे, अंग्रेज़ों के पपेट थे। अंग्रेज़ भी ऐसे लोगों को बिठाना चाहते थे जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और इन्हें भी नवाब बनना था। अब इससे हुआ ये क्या कि बंगाल की सत्ता का स्रोत जो है वो अंग्रेज़ बन गए, क्योंकि उनके हाथों की कठपुतली थी मीर जाफ़र। इसके अलावा आप देखिए कि मुग़ल शासक, जो भारत का शासक उसे मानते थे जिसका दिल्ली पे शासन होता था, तो उस समय सत्ता थी मुग़ल की, ठीक है। तो मुग़ल भी इस घटना का विरोध नहीं कर पाए, इस घटना के लिए अंग्रेज़ों का विरोध नहीं कर पाए। इससे अंग्रेज़ों का मनोबल बहुत बढ़ गया और अंग्रेज़ पहले भी, जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक वॉर में और वांडीवास के वॉर में इनका वर्चस्व समाप्त कर ही चुके थे फ्रांसीसियों का, और यहाँ बंगाल में नवाबों को हराकर मिली विजय से इनका मनोबल बहुत अधिक बढ़ गया और इनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई राजनीतिक हस्तक्षेप करने की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से अंग्रेज़ी सत्ता की नींव पड़ी इस प्लासी के बैटल से, जो 23 जून 1757 को हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। यहाँ पे अंग्रेज़ी सत्ता की नींव पड़ी या अंग्रेज़ी सत्ता का विस्तार होना शुरू हुआ। तो ये था हमारा प्लासी का बैटल, बहुत छोटा सा था और इसका इम्पोर्टेंस बस यही है क्योंकि यहाँ से ही ब्रिटिश सत्ता के विस्तार की शुरुआत हुई थी या नींव पड़ी थी। तो थैंक यू सो मच समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।